दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के लिए 114 विदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के अंतर्गत जहां पे साल 2018 में फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी हुआ था, तो वहीं पे साल 2024 होने के बावजूद भी इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को लेकर ज्यादा कुछ काम नहीं हो सका। और दोस्तों ऑलरेडी इन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के काम में जहाँ पे काफी अधिक डिले हो चुका है, तो वहीं पे रिपोर्टों में कुछ ऐसे खबरों का खुलासा किया जा रहा है जो कि भारत के फाइटर जेट खरीदने के जो सपना है उसे तोड़ भी सकता है या फिर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को और डिले कर सकता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जिस तरीके से संपूर्ण ग्लोबल सप्लाई चेन फिलहाल डिस्टर्ब हुआ है, उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के MRF टेंडर भी लंबा डिले हो जाए। अब दोस्तों ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू है, इससे लगभग सभी फाइटर एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरर जहां पे प्रभावित हुआ है, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग कंपोनेंटों को निर्माण करने वाले कंपनी भी इससे अछूत नहीं है। इवन दोस्तों ये ग्लोबल सप्लाई चेन का जो इशू है, ये भारत को ऑलरेडी परेशान करके रखा हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा कि सप्लाई चेन के इशू के वजह से जो F404 इंजनों का डिले हुआ है, उसी के ही वजह से तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में भी डिले हो रहा है। और दोस्तों ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू है, ये बेसिकली कई तरीके के कंपोनेंटों के प्रोडक्शन को जहां पे ठप कर दिया है, तो वहीं पे इंजनों के प्रोडक्शन में भी काफी कमी आया है। और इससे सभी तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट जहां पे घटा है, तो वहीं पे पिछले ऑर्डरों को ही पूरा करना अब मैन्युफैक्चरर के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब ऐसे में अगर भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके कोई भी कंपनी काम करता है, तो नो डाउट इन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के सप्लाई से पहले पुराने जो ऑर्डर है उन्हें पूरा करना जरूरी है। हालांकि अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों का निर्माण भारत में भी होता है और नया प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी तैयार किया जाता है, तब भी ग्लोबल सप्लाई चेन के इशू जो है वो दूर नहीं होगा, क्योंकि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन से शुरू करके अलग अलग कंपोनेंटों के प्रोडक्शन में भी सप्लाई चेन का इशू एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ऐसे में भारत में अगर एयरक्राफ्टों को तैयार भी किया जाता है, तब भी बिना इंजन के ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल नहीं हो सकता। इवन खाली इतना ही नहीं, बल्कि एयरक्राफ्टों के जो रॉ मटेरियल है, खास करके एयरक्राफ्टों के आउटर फ्रेम को निर्माण करने के लिए जो एलॉय का उपयोग किया जाता है, उन एलॉय के सप्लाई में भी काफी कमी आया है, जिसके वजह से एयरक्राफ्टों के एयर फ्रेम तक तैयार करना मुश्किल बन गया। हालांकि दोस्तों MRF टेंडर को लेके फिलहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि जल्द ही गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी कर दिया जाए, जो कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जारी हो सकता है। और अगर सब कुछ सही चलता है, तो एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि इसी साल के अंत से पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी जारी कर दिया जा सकता है। अब दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किसी भी डिफेंस टेंडर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यही सुनिश्चित करता है कि डील के अंतर्गत कितने रेट में कितने समय में एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर है, इसमें भारत की तरफ से कई तरीके के क्लॉज रखा गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एयरक्राफ्टों को इंडिया के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंटों को पूरा करने का क्षमता होना चाहिए। जबकि इसके अलावा टेंडर जीतने वाले कंपनी को एयरक्राफ्टों का निर्माण भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ करना पड़ेगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में ही ये सभी डील होगा। वहीं पे दोस्तों कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि संभावित 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनिशियली 14 एयरक्राफ्टों को फ्लाई वाई कंडीशन में मतलब डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से परचेस किया जाए, जबकि इसके बाद बाकी एयरक्राफ्टों को भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर करना होगा और इसके लिए भारत में ही एक असेंबली फैसिलिटी को तैयार करना होगा। और इस असेंबली फैसिलिटी के पास शुरुआती समय में सालाना 8 से 9 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का क्षमता होना चाहिए, जबकि धीरे धीरे करके इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भी कंपनी के तरफ से एनहांस करना पड़ेगा। और 5वां साल आते आते एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट कम से कम सालाना 20 से लेके 24 तक होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के प्लान के अंतर्गत डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 4 से 5 सालों के अंदर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने वाले जो फैसिलिटी है उसे भारत में तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद पहले एयरक्राफ्टों के डिलीवरी से लेके 6 साल के अंदर सभी के सभी एयरक्राफ्टों के डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को करना पड़ेगा। अब दोस्तों जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन बिखरा हुआ है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि भारत के इन डिमांडों को पूरा करने का क्षमता काफी कम कंपनियों के पास ही है। इवन अमेरिका जैसे देश जिनके कंपनियों के द्वारा सालाना कई सौ के दर पे फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है, वही अगर तय समय पे भारत को इंजनों का सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो आप मान सकते हैं कि अन्य कंपनियों के लिए भी ये काफी मुश्किल होगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका का स्वभाव है कि वो समय आने पे धोखा देता है और ऐसे में अमेरिका अगर F404 इंजनों का सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ
यहाँ पे अमेरिका का स्वार्थ होने का भी संभावनाएं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के ऐसे कई तरीके का रणनीति होता है जो कि डिफेंस डीलों के माध्यम से अमेरिका पूरा करता है, और इसे देखते हुए भी F404 इंजनों के डिलीवरी के डिले को लेकर संदेह बनता है। और इसी वजह से मेरा मानना यह है कि भारत को जितना हो सके अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंटों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। हालांकि फिलहाल टेंडर में टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर तो हुआ है, जिनमें 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी टेंडर में सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों को ही देखा जा रहा है। हालांकि डैसोल एविएशन भी इस सप्लाई चेन के इश्यूज से गुजर रहा है, जिस वजह से डैसोल एविएशन के लिए भी अपने अन्य कस्टमरों को एयरक्राफ्ट सप्लाई करने में, ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि डैसोल एविएशन भी सप्लाई चेन के इश्यू खत्म ना होने तक भारत के शर्तों पे इतने अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर पाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स MRFA टेंडर मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके मुशक्कत कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अपने एक बहुत बड़े हथियारों को लेके भी भारत के द्वारा अन्य देशों में लोकल प्रोडक्शन का ऑफर किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये ऑफर भारत की तरफ से वियतनाम के सामने रखा गया है, और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा वियतनाम को आकाश 1S मिसाइलों को लोकली प्रोड्यूस करने को लेके ऑफर रखा गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि वियतनाम भारत का काफी पुराना मित्र देश है, जिसके साथ दशकों पुराना बायलैटरल रिलेशनशिप है, और इस बायलैटरल रिलेशनशिप में इकोनॉमिक सेक्टर से शुरू करके स्पेस सेक्टर, इवन डिफेंस सेक्टर भी शामिल है। और हाल ही में ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके काउंटर पार्ट मतलब वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच में एक मुलाकात हुआ था, और इस मुलाकात के दरमियान दोनों नेताओं के तरफ से दोनों देशों के बीच के जो रिलेशनशिप है उसे और स्ट्रॉन्ग और डिफेंस कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने को लेके कमिटमेंट किया गया। और दोस्तों इस कमिटमेंट के अंतर्गत भारत अपने पुराने दोहराया है, जिसके अंतर्गत भारत के द्वारा ऑलरेडी वियतनाम को बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए डिफेंस इक्विपमेंटों के मामले में मदद करने को लेकर पहले ही भरोसा दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच में जो मीटिंग हुआ है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिफेंस इक्विपमेंटों को वियतनाम में निर्माण करना। और दोस्तों इन्हीं इक्विपमेंटों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला है आकाश 1S जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। दोस्तों आकाश 1S को DRDO के तरफ से संपूर्ण रूप से इंडिजीनियस तरीके से डेवलप किया गया है, जो कि एक मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है। और दोस्तों ये कई तरीके के अलग अलग हवाई टारगेटों को निशाना बना सकता है, जिनमें दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल से शुरू करके हेलीकॉप्टर और इवन लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल तक शामिल है। और दोस्तों इन मिसाइलों को लंबे समय से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और हाल ही में इन मिसाइलों को आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने से पहले भारत के द्वारा सूडान को भी इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट किया गया है। हालांकि भारत ना ही सूडान कभी इन खबरों के ऊपर कोई मोहर लगाया है, जबकि ये भी रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कई सारे और भी देश है जो कि भारत के साथ आकाश मिसाइलों को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है, जिनमें रिसेंटली ब्राजील के द्वारा भी भारत से आकाश मिसाइलों की जानकारी को हासिल किया गया है, और इवन इजिप्ट भी भारत से इन मिसाइलों को लेके कुछ समय पहले तक बातचीत कर रहा था। हालांकि अब भारत और इजिप्ट के बीच में बातचीत कहां तक है इसके बारे में कोई करंट अपडेट नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे अगर वियतनाम के साथ आकाश 1S मिसाइलों को लेके डील होता है तो ये भारत का ऐसा पहला हथियारों का डील होगा जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज होगा। मतलब इससे वियतनाम को केवल मात्र आकाश 1S मिसाइल ही नहीं बल्कि मिसाइलों के टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, और मिसाइल को वियतनाम अपने ही देश में अपने इंडस्ट्रियों के द्वारा प्रोड्यूस कर सकेगा। हालांकि मिसाइल रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ इक्विपमेंटों को भारत से ही सप्लाई किया जाएगा, और भारत के द्वारा वियतनाम को मिसाइलों के असेंबली और मिसाइलों के कंपोनेंटों के प्रोडक्शन में भी मदद किया जाएगा। और वहीं पे अगर वियतनाम भारत से आकाश 1S जैसे मिसाइल को खरीद लेता है तो केवल मात्र चाइना के साथ लगे हुए हिमालयन बॉर्डर में ही आकाश मिसाइल चाइनीज एयरक्राफ्टों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि भविष्य में चाइना के साथ लगे हुए वियतनामी बॉर्डर में भी आकाश 1S जैसे मिसाइलों का उपयोग किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि कुछ समय पहले आकाश मिसाइलों के एक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, और इस टेस्ट के दरमियान एक ही बैटरी के मिसाइलों के द्वारा 4 अलग अलग हवाई टारगेटों को न्यूट्रलाइज किया गया था, जो कि आकाश श्रेणी के किसी अन्य देशों के मिसाइलों के द्वारा अब तक नहीं किया जा सका था, और ये एक तरीके से अब तक नामुमकिन ही था। लेकिन आकाश की तरफ से इसे केवल मात्र नामुमकिन ही नहीं बनाया गया बल्कि इससे एक नया रिकॉर्ड भी बना, और इसी वजह से भी माना जा रहा है कि आकाश मिसाइलों का जो डिमांड है पूरा दुनिया में बढ़ा है, और आर्मेनिया इन मिसाइलों को खरीदने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कई सारे और भी देश जल्द ही भारत के साथ आकाश मिसाइलों को लेकर अवश्य डील के ऊपर हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आर्मेनिया के बाद भारत से आकाश मिसाइलों को कौन सा देश खरीद सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।